नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेव सिंह चौधरी आप सभी का माई पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करवा रहे थे आरआरबी बैच के लिए, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने आपके लिए कई सारे लेक्चर्स जो हैं उनकी वीडियोज पहले हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा महाद्वीप। जी हाँ, आज जो हम पढ़ेंगे वो किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? तो आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि महाद्वीप जो होते हैं ये महाद्वीप क्या होते हैं। इसके बाद में अगली कंडीशन पर हम जो बात करेंगे वो ये बातें करेंगे कि महाद्वीप जो होते हैं, इन महाद्वीपों की संरचना किस प्रकार से तैयार की जाती है, महाद्वीपों की रूपरेखा कैसी होती है। और इसी के साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि आप सबको पता है कि जो आपकी संरचना है, जो आपकी आकृति है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, आप सबके लिए मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि ग्लोब की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। आप कहोगे कि सर हम ग्लोब के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि पृथ्वी की जो आकृति होती है वो दीर्घवृत्तीय चपटाकार होती है। इसके मध्य से होकर के जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसी का नाम होता है विषुवत रेखा, या फिर ये जो रेखा होती है इसी रेखा का नाम होता है प्रिय छात्रों भूमध्य रेखा। इससे ऊपर की तरफ चलते हैं, जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा आती है उसका नाम होता है कर्क रेखा। इससे नीचे की तरफ चलते हैं, जो 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ रेखा आती है उसका नाम होता है मकर रेखा। इससे ऊपर की तरफ चलते हैं, जो 66.5 डिग्री पर जो रेखा आती है उसका नाम होता है, आप कहोगे कि सर आर्कटिक रेखा। इसके बाद में जो हम बात करते हैं कि नीचे जो ये संरचना है, नीचे जो ये 66.5 डिग्री रेखा आती है इसका नाम क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर इसका नाम होता है अंटार्कटिक रेखा। जी हाँ, याद रखना कि जो मध्य से होते हुए इस तरह से जो रेखा खींची है हमने, ये बिल्कुल पृथ्वी के जो है पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में होकर के है, इसे हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर। और ठीक इसी प्रकार से इसका जो नाम होता है वो होता है आपकी ग्रीनविच रेखा। और ये जो होती है इसी को हम कहते हैं आपकी मानक समय रेखा। क्लियर है? आशा करता हूं कि यहां तक सारी बातें आप सबके समझ में आ गई होंगी। अक्षांश और देशांतरों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि अक्षांशीय स्थिति क्या होती है और देशांतरीय स्थिति क्या होती है। अब तो मैं आपके लिए केवल महाद्वीपों को समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके देशांतर होते हैं उन देशांतरों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। हम पहले इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं आपसे कि दो देशांतरों के मध्य में कितनी दूरी होती है, दो देशांतरों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के मध्य में कितनी दूरी होती है। इन सारी चीज़ों की जो बातें हैं वो हम आपसे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस तरह से आपके किसका निर्माण होता है? आप कहोगे कि इस तरह से निर्माण होता है पृथ्वी का। जी हाँ, इस तरह से किसका निर्माण होता है? आप कहोगे कि सर इस तरह से जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण होता है पृथ्वी का। अब आप याद रखना कि इसके निर्माण के बाद में इस पर 5 महासागर पाए जाते हैं, और प्रिय दोस्तों यहाँ पर 7 जो हैं वो आपके महाद्वीप पाए जाते हैं। पहले चर्चा महाद्वीपों के बारे में करेंगे, उसके बाद में चर्चा जो हम करेंगे महासागरों के बारे में करेंगे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, इस पृथ्वी की संरचना पर 71% जल पाया जाता है और 29% क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है।
जी हाँ, ये जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, इस पृथ्वी की संरचना पर 71% भाग पर तो जल है और इस पृथ्वी की संरचना के जो आपका 29% हिस्सा है, उस 29% हिस्से पर स्थल है। जो जल की स्थिति है, उस जल की स्थिति को तो कहते हैं महासागरों की स्थिति, और जो स्थल की स्थिति है, उस स्थल की स्थिति को कहते हैं महाद्वीप की स्थिति। किसकी स्थिति कहते हैं? महाद्वीप की स्थिति कहते हैं। महाद्वीपों के बारे में देखिए, मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पर जो अपन बनाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका यहाँ पर है, और इसका जो नाम आता है प्रिय साथियों, इसका हम नाम लिखते हैं क्या चीज़? आप कहोगे कि सर इसका जो नाम लिखा जाता है वो नाम होता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? आप कहोगे कि सर ये जो है ना, ये है एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इन तीनों रेखाओं पर जो स्थित एक महाद्वीप अपनी कंडीशन बनाता है, और ये जो प्रिय छात्रों महाद्वीप है, इसका नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ, कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है। इसके बाद में आप सबको पता है कि यहाँ पर जो महाद्वीप आता है, उस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर जो महाद्वीप अपनी कंडीशन दर्शाता है, इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, क्या नाम है प्रिय छात्रों? इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का क्या नाम है? तो आप कहोगे कि इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ प्रिय छात्रों, इस महाद्वीप का क्या नाम होगा? तो आप कहोगे कि इसका नाम होगा दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में बात करते हैं कि एक महाद्वीप यहाँ पर भी पाया जाता है, और इसका क्या नाम है? तो आप कहोगे कि सर इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, क्या नाम है इसका? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया नाम है। एक महाद्वीप नीचे पाया जाता है, और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का क्या नाम है? आप कहोगे कि सर इस महाद्वीप का जो नाम है ना, वो है अंटार्कटिका। जी हाँ, इस महाद्वीप का क्या नाम है? अंटार्कटिका नाम है। इस प्रकार से देखो, मैंने आपके सामने कितने महाद्वीप बनाए हैं? आप कहोगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैंने आपसे कहे हैं, ये कंडीशन किसकी है प्रिय विद्यार्थियों? तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन 7 महाद्वीपों की है। जी हाँ, ये कंडीशन किसकी है? तो याद रखना कि ये जो कंडीशन है ना, यह कंडीशन 7 महाद्वीपों की कंडीशन है। और 7 महाद्वीपों की जो स्थिति है, ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप आपके किस प्रकार की स्थिति से हैं? तो आप सबके सामने इनका डायग्राम मैंने बना दिया है कि ये जो महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप अपनी स्थिति किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से अपनी संरचना तैयार करते हैं। एक बार सभी आगे देख लीजिए कि महाद्वीपों की जो स्थिति है, वो महाद्वीपों की स्थिति किस प्रकार की है। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये आपका महाद्वीप हो गए हैं। आगे देखिए, चलते हैं आगे। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी बातें जो हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर रहा ना? क्लियर है यहां तक की सारी बातें? चलो अब हम ये चर्चा करते हैं कि सर ये जो भाग है 7 भाग, ये भाग आखिरकार बने कैसे हैं? क्योंकि हम इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आपकी किसकी है? आप कहोगे कि सर महाद्वीपों की है। और इनके बीच में आप कहोगे कि सर क्या भरा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर इनके बीच में है ना, पानी की कंडीशन है, जल की स्थिति बनी हुई है। इनके चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? यानी कि ऐसे बड़े बड़े स्थलीय भाग जो आपके चारों तरफ से किससे मिले करके घिरे हों, यानी कि जल से घिरे हों, ऐसे स्थलीय भागों को क्या कहेंगे? तो याद रखना प्रिय छात्रों कि ऐसे स्थलीय भाग जो चारों तरफ से महासागरों के द्वारा घिरे हुए हों,
जो चारों तरफ से जल संधियों के द्वारा घिरे हुए हैं, ऐसे भागों को हम कहेंगे महाद्वीप। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों ऐसे भागों को? ऐसे भागों को हम कहेंगे महाद्वीप। अब देखो इन महाद्वीपों की स्थिति बनी कैसे थी, ये महाद्वीप किस तरह से बने हैं, इनके बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, कौन है? अल्फ्रेड वेगनर हैं। अल्फ्रेड वेगनर जो हैं, इन्होंने क्या कहा था, कैसे कहा था, महाद्वीप जो हैं ये किस प्रकार से बने हैं अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार? जी हाँ, अल्फ्रेड वेगनर जो हैं ये अपना संबंध कहाँ से रखते हैं? तो आप कहोगे कि अल्फ्रेड वेगनर जो हैं ये अपना संबंध जर्मन से रखते हैं। और देखो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था। अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था प्रिय छात्रों कि ये जो हम 7 महाद्वीप अलग अलग देखते हैं ना, कि ये महाद्वीप एक हो गया, ये महाद्वीप एक हो गया, बीच में यहाँ पर एक महाद्वीप हो गया, इस प्रकार से एक महाद्वीप की स्थिति यहाँ पर हो गई, एक महाद्वीप की स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं, एक महाद्वीप जो है सबसे नीचे वो यहाँ पर है, एक महाद्वीप अपनी स्थिति यहाँ पर बनाता है। जैसे कि इसका चलो मैं नाम लिख देता हूँ, कि जैसे कि मैंने ये लिख दिया कि एशिया महाद्वीप, ये मैंने लिख दिया कौन सा? आप कहोगे अफ्रीका महाद्वीप। ये मैंने लिख दिया कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये मैंने लिख दिया कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये मैंने लिख दिया कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ये मैंने लिख दिया कौन सा? आप कहोगे कि सर अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये हमने लिख दिया इस जगह पर कौन सा? आप कहोगे कि इस जगह पर हमने जो है ना ये लिख दिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से कि ये जो महाद्वीप हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, कि देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो महाद्वीप है ना, इन महाद्वीपों की स्थिति के बारे में अल्फ्रेड वेगनर ऐसा बताते हैं प्रिय छात्रों कि इस पहले ये जितने भी महाद्वीप हैं ना, ये सभी महाद्वीप पहले एक ही भूमि का टुकड़ा है, पहले एक ही हुआ करते थे सबके सब। और इन्होंने कहा कि सबके सब जो एक थे ना, इस एक भाग को उन्होंने कहा कि पेंजिया। क्या नाम दिया था इस एक भाग को? उन्होंने इस एक भाग को नाम दिया है पेंजिया। और उन्होंने ये भी बताया कि इनके पेंजिया जो है, इस पेंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ था, इस पेंजिया के चारों तरफ पानी की कंडीशन थी, और जो जल भरा हुआ था इस महान जल राशि को उन्होंने कहा कि इसका नाम जो था वो था पेंथालासा। क्या नाम था इसका? उन्होंने कहा कि इसका नाम था पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा है? अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा है कि जो ये 7 महाद्वीप आज हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ये पहले एक ही भूमि के भाग हैं, ये पहले सभी एक ही हुआ करते थे, और जब ये एक हुआ करते थे तो इस एक का नाम हुआ करता था पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो महान जलराशि भरी हुई थी, इस जलराशि का नाम हुआ करता था पेंथालासा। क्या नाम हुआ करता था प्रिय छात्रों? इस महान जलराशि का नाम हुआ करता था पेंथालासा। और आगे अल्फ्रेड वेगनर ये बताते हैं कि इस भूमि के गुरुत्वीय बल के कारण, इस पानी जो है चारों ओर पानी जल जो है पेंथालासा का, इसके ज्वारीय बल के कारण ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। और इसके बीच में जो ये वाला भाग है, ये वाली कंडीशन जो है, ये यहाँ पर पानी की कंडीशन बन गई। और उन्होंने कहा कि जो एक भाग है, उस एक भाग का तो नाम दे दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया गया? अंगारा लैंड। और जो एक भाग है नीचे का, उसका नाम दे दिया गया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दे दिया गया? गोंडवाना लैंड नाम दे दिया गया। और बीच में जो ये पानी की कंडीशन बनी थी प्रिय छात्रों, इसका नाम दे दिया गया है टेथिस सागर। जी हाँ, क्या नाम दे दिया गया है? टेथिस सागर।
तो अब आप याद रखना कि ग्लोब पर जो दक्षिणी ग्लोब के महाद्वीप आते हैं वो तो किसका हिस्सा है, वो तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो उत्तरी ग्लोब पर महाद्वीप आते हैं वो किसका हिस्सा है, वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। और कुछ अवशेष टेथिस सागर के भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है, भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल पाया जाता है वह किसका अवशेष है, तो थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। आपसे मैं कहूं कि यूरोप महाद्वीप किसका अवशेष है, आप कहोगे अंगारा लैंड का है। आपसे मैं कहूं उत्तरी अमेरिका किसका अवशेष है, आप कहोगे अंगारा लैंड का है। वहीं मैं आपसे कहूं अंटार्कटिका किसका अवशेष है, तो आप कहोगे अंटार्कटिका जो है ना वो गोंडवाना लैंड का अवशेष, और ऊपर के जो महाद्वीप है ना ये याद रखना अंगारा लैंड के अवशेष हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने ही ये बात हमसे साबित की थी, अल्फ्रेड वेगनर ने ही ये बात हमारे लिए बताई थी। और अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था कि आज भी यदि हम इनके सिरों को आपस में मिलाने का काम करें तो ये आपस में यथावत रूप से मिल जाएंगे, यानी कि इन सबके जो सिरे हैं वो आज भी ऐसे हैं जैसे वो किसी एक भाग से अलग हुए हों। यदि इनको वापस मिलाने का काम किया जाए तो ये एक दूसरे से परस्पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो ये सिद्धांत दिया था याद रखना, इसी सिद्धांत को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और प्रिय छात्रों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है इस सिद्धांत को देने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर थे। और अल्फ्रेड वेगनर कहाँ से थे, तो ये आपके जर्मनी से थे। इस तरह से इन्होंने अपनी परिभाषा दी है और इस तरह से इन्होंने बताया है कि जो आपके महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आशा करता हूं कि यहाँ तक सारी चीजें हर विद्यार्थी के समझ में उचित प्रकार से आ गई होंगी। अब हम एक एक करके महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे और महाद्वीपों के बारे में समझेंगे कि कौन से महाद्वीप की क्या विशेषता होती है, कौन से महाद्वीप पर कौन सी चीज मुख्यतः पाई जाती है। आशा करता हूं कि यहाँ तक की सारी बातें आप सबकी क्लियर होंगी। ऊपर मैंने क्या बताया था आपके लिए, यहाँ पर मैंने कंडीशन जो बताई है वो महाद्वीप और महासागरों की बताई है। इसके बाद में मैंने आपके लिए क्या बताया है, इसके बाद में मैंने आपसे ये चर्चा की है कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो आपके ये महाद्वीप हैं इन महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आप कह दोगे सर कि पेंजिया है, पेंथालासा है, और इनके अलावा जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बने हैं, बीच में जो जल की शक्ति बनी थी जिसे टेथिस सागर कहते हैं। इस अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर को देखते हुए जो कंडीशन पैदा होती है वो कंडीशन किसकी है, आप कहोगे कि सर महासागरों की और महाद्वीपों की स्थिति पैदा होती है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। चलो तो अब एक एक करके हम अध्ययन शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हम सबसे बड़ा महाद्वीप लेते हैं। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ना आकार के आधार पर याद रखना वो कौन सा महाद्वीप है, आप कहोगे कि सर वो एशिया महाद्वीप है। जी हाँ, कौन सा महाद्वीप है, आप कहोगे कि सर वो एशिया महाद्वीप है। क्या कहेंगे कि सर जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया जो है, इस एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो याद रखना कि एशिया शब्द जो है यह हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आंसू। क्या अर्थ होता है प्रिय छात्रों, इसका अर्थ होता है आंसू। क्लियर है ना। और अगली कंडीशन ये आती है कि सर्वप्रथम एशिया शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना कि यह शब्द किसका है, आप कहोगे कि हिब्रू भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है। अब इसे मत लिखना, पहले केवल समझ लेना इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखना
कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है आंसू। अगली कंडीशन क्या आती है कि एशिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इस शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था वो किया था यूनानियों ने। किसने किया था सर्वप्रथम उपयोग? आप कहोगे कि इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था यूनानियों ने। एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आंसू। और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो याद रखना कि इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो आपके किसने किया था? वो यूनानियों ने किया था। अगली कंडीशन ये आती है कि एशिया महाद्वीप जो है ना, यह कैसा महाद्वीप है? आप कहोगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? आप कहोगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बड़े की भी यदि हमसे वो चर्चा करे कि बड़ा किस प्रकार से है, तो याद रखना कि यह विश्व के किस चीज के? आप कहोगे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के 29.5% भाग पर फैला हुआ है। 29.5% भाग पर फैला हुआ है। क्लियर हुई ना यहां तक की ये बातें? ठीक है, तो याद रखना कि यदि मान के चलो ये आपका विश्व है और ये जो पूरा का पूरा विश्व है यह 100% में है, तो इनमें से अकेला महाद्वीप है जो 29.5% भाग पर फैला हुआ है। कौन सा महाद्वीप? आप कहोगे कि सर एशिया महाद्वीप ऐसा है जो पूरे विश्व के कुल के भाग के कितने भाग पर फैला हुआ है? आप कहोगे कि 29.5% भाग पर फैला हुआ है। क्लियर है ना? यानी कि ये कह सकते हैं अपन कि 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर अकेला कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है? तो आप कहोगे कि 1/3 भाग पर अकेला ऐसा महाद्वीप है जो उसका नाम है एशिया महाद्वीप। जी हाँ प्रिय छात्रों, कौन सा महाद्वीप? आप कहोगे कि इसका नाम है एशिया महाद्वीप। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? ठीक सर, चलते हैं आगे। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, आगे लिखिए दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। क्या बातें बताई हैं कि यह शब्द एक हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? आप कहोगे कि आंसू। अगली कंडीशन, सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? तो यूनानियों ने किया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 29.5% भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर पूरा पश्चिम तो अपन ले नहीं सकते, अंत में होगा। उत्तर और दक्षिण की हमने बात कर ली है। क्लियर है ना? चलो ठीक सर, आगे देखिए। आपका जो एशिया महाद्वीप है प्रिय विद्यार्थियों,
इस महाद्वीप को हम कहते हैं विषमताओं का महाद्वीप। क्या कहते हैं? विषमताओं का महाद्वीप। लिख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप को विषमताओं का, एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को किसका महाद्वीप कहा जाता है? तो आप कहोगे कि एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को। क्लियर हुए? क्लियर है ना? आगे लिखो। एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, एशिया महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा लिखेंगे? भारत। कौन सा लिख देंगे? याद रखना, भारत। इससे पहले कौन सा होता था? उसका नाम था चीन। लेकिन वर्तमान में चीन नहीं, एशिया महाद्वीप पर सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो भारत है। हालांकि पहले ये बात कही गई थी कि सर जनगणना तो हुई ही नहीं है, फिर ये आंकड़े किसके अनुसार हमने रख दिए हैं? तो याद रखना कि भले ही कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हुई हो, लेकिन इतना अंदाजा लगाया जा सकता है, ये आंकड़े हम भी जारी करके कह सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो वर्तमान में कौन से देश के पास में है? वो वर्तमान में भारत देश के पास में है। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? याद रखना, भारत होगा। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप पर न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, एशिया महाद्वीप पर न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, इसका जो हम आंसर देंगे वो देंगे मालदीव। क्या देंगे? मालदीव देंगे। यदि हमसे पूछे कि बताओ एशिया महाद्वीप पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तब तो हम उत्तर देंगे भारत। और एशिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तब आपको उत्तर देना है कि सर ऐसी स्थिति में उत्तर जो आएगा वो आएगा, याद रखना, मालदीव। कौन सा आएगा भैया? वो आएगा आपका मालदीव। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। यदि हमसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जब तो आपको उत्तर देना है भारत। और यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तब आपको उत्तर देना है रूस। क्या उत्तर देना है भैया? ऐसी स्थिति में आपको उत्तर देना है रूस। दोनों अलग अलग है। जनसंख्या की दृष्टि से तो होगा भारत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो देश होगा ना, वो होगा कौन सा? आपका रूस। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश होगा ना, वो होगा रूस। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आगे देखिए, यदि जब हमसे वो चर्चा करता है कि बताइए विश्व में मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास जो हुआ है वो किस महाद्वीप पर हुआ है,
तो प्रिय छात्रों, ऐसी स्थिति में हम आंसर देते हैं अफ्रीका। क्या देते हैं आंसर? आंसर देते हैं अफ्रीका। लेकिन याद रखना कि जब वो मानव की चर्चा न करके मानव की सभ्यताओं की चर्चा करे कि मानव की सभ्यताओं की जननी किस महाद्वीप को कहा जाता है, तब आपको उत्तर देना है एशिया महाद्वीप। मानव की सभ्यताओं की जननी की यदि वो बात करे कि मानव की सभ्यताओं की जननी किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो प्रिय छात्रों, मानव की सभ्यताओं की जननी जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके एशिया महाद्वीप को। मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुई थी? तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका महाद्वीप पर मानी जाती है। लेकिन मानव की सभ्यताओं की उत्पत्ति की यदि वो चर्चा करे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि यदि हमसे वो ऐसा पूछता है कि विश्व में मानव की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है, तब आपको उत्तर देना है अफ्रीका महाद्वीप पर। और यदि वो मानव की उत्पत्ति की चर्चा न करके यदि वो ऐसी चर्चा करता है कि बताइए मानव की सभ्यताओं की जननी किस महाद्वीप को कहेंगे, तो मानव की सभ्यताओं की जननी जो हम कहेंगे वो कहेंगे एशिया महाद्वीप को। मानव की सभ्यताओं की जननी किसे कहेंगे? तो मानव की सभ्यताओं की जननी जो हम कहेंगे वो कहेंगे एशिया महाद्वीप को। लिख देते हैं, लिख दीजिए कि एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहेंगे? कि एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यताओं की जननी अवलेख सभ्यताओं का पालना। देखो, सभ्यताओं की जननी शब्द आ जाए चाहे सभ्यताओं का पालना आ जाए, कहते हैं एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यताओं की जननी या एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यताओं की क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर पालना कहते हैं। क्लियर हुआ ना? क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपने जो ये बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें हमारी क्लियर हैं। और क्या क्या बातें मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में बताई हैं? देखो, एशिया महाद्वीप के बारे में ये हमने चर्चा की है कि यह शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रिय छात्रों आंसू। सर्वप्रथम जो इसका उपयोग किया था वो उपयोग किया था यूनानियों ने। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर यह जो महाद्वीप है यह महाद्वीप फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इससे आगे क्या चर्चा की है? इससे आगे हमने आपके सामने ये चर्चा की है कि एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत है। इससे पहले कौन सा हुआ करता था? तो इससे पहले चीन हुआ करता था। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाला देश यदि पूछता है तो उत्तर देना है मालदीव। एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यदि पूछ लेता है तो आपको आंसर देना है रूस। और एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यताओं की जननी या मानव की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यताओं की जननी या मानव की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। मानव की सभ्यताओं की जननी या मानव की सभ्यताओं का क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि मानव की सभ्यताओं की जननी या मानव की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। किस महाद्वीप को? आप कहोगे एशिया महाद्वीप को। क्लियर हुआ ना? चलो आगे लिखो, एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश
देखो एशिया महाद्वीप जो है, इस एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश कौन सा होगा? तो याद रखना कि एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश जो होगा ना, वो होगा रूस। जी हाँ, एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश कौन सा होगा? तो याद रखना कि एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश जो होगा ना, वो होगा रूस। कौन सा होगा भैया? रूस होगा। आगे लिखिए, लिखिए एशिया महाद्वीप का, अच्छा हाँ, उत्तरी देश तो हमने आपको बता दिया है, कौन सा होगा? रूस होगा। आगे लिखो, दक्षिणी देश, एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश कौन सा होगा? तो लिखिए कि एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश जो होगा ना, वो होगा इंडोनेशिया। जी हाँ, कौन सा होगा? याद रखना, वो कंडीशन अपनी बनाएगा इंडोनेशिया। और याद रखना कि एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश भी कौन सा होगा? तो पूर्वी देश की कंडीशन भी हम जो रखेंगे, वो पूर्वी देश की स्थिति भी किसकी रखेंगे? तो याद रखना कि पूर्वी देश जो होगा ना, एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश, पूरा लिख देते हैं चलो, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश, ये भी अपन किसको लिखेंगे? इंडोनेशिया। जी हाँ, क्योंकि इसकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि यह सबसे, मान के चलो यह आपका जो है एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति है, यानी कि सबसे दक्षिणी भी है और इधर से आने पर सबसे पूर्वी भी है। क्लियर हुई ना यहाँ तक की सारी बातें? बिल्कुल याद रखना कि सबसे पूर्वी देश भी कौन सा है और सबसे दक्षिणी देश भी कौन सा है। हालांकि उगता हुआ सूर्य का जो देश कहा जाता है, वो किसे कहते हैं? तो याद रखना कि उगते हुए सूर्य का देश जो कहते हैं, वो जापान को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहेंगे? वो जापान को कहेंगे। आगे लिखो, सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश, एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश जो हम कहेंगे, वो हम कहेंगे तुर्की को। जी हाँ, एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश किसे कहेंगे? तो याद रखना कि एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश जो होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा आपका तुर्की। कौन सा देश हो जाएगा आपका सबसे पश्चिमी? आप कहोगे कि सर सबसे पश्चिमी जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका तुर्की देश। कौन सा देश? तुर्की देश। आगे लिखिए कि एशिया महाद्वीप जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हम लिखेंगे कि हिंद महासागर के अंदर है मेडागास्कर द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप क्या लिखेंगे? मेडागास्कर द्वीप। कोष्टक में क्या लिख देंगे? हिंद महासागर पर, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। कहां पर है आप कहोगे? आप कहोगे सर हिंद महासागर में है। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर सबसे, विश्व का, एशिया महाद्वीप पर विश्व का सबसे
ऊंचा पर्वत बिंदु या सबसे ऊंचा बिंदु लिख दीजिए। केवल एशिया महाद्वीप पर सबसे ऊंचा बिंदु, तो लिखिए एशिया महाद्वीप पर सबसे ऊंचा जो बिंदु होगा वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होगा? तो आप कहोगे कि सर विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या चीज होगी? माउंट एवरेस्ट। आगे लिखिए एशिया महाद्वीप पर विश्व का सबसे गहरा बिंदु, एशिया महाद्वीप पर विश्व का सबसे गहरा बिंदु, लिखो मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। यह एशिया महाद्वीप पर विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु भी एशिया महाद्वीप पर है और विश्व का सबसे गहरा जो बिंदु है ना वो भी आपका कहां पर है? आप कहोगे कि सर वो भी यहीं पर है। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। आगे लिखिए, क्लियर हुआ ना यहां तक? आगे आप ये भी याद रखना कि पूरे विश्व में जब हम टॉप 10 बिल्डिंगों की चर्चा करते हैं ना, तो उन टॉप 10 बिल्डिंगों में एशिया महाद्वीप की कितनी बिल्डिंग शामिल हैं? आप कहोगे कि सर 9 बिल्डिंग शामिल हैं। पूरे विश्व में यदि हम टॉप 10 बिल्डिंगों की चर्चा करें तो पूरे विश्व में जो टॉप 10 बिल्डिंग हैं उन टॉप 10 बिल्डिंगों में एशिया महाद्वीप की कितनी बिल्डिंग शामिल हैं? तो आप कहोगे कि सर एशिया महाद्वीप की 9 बिल्डिंग शामिल हैं। और याद रखना कि सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है विश्व की वो भी एशिया महाद्वीप में है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। जी हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु भी हमारे यहीं पर है, एशिया महाद्वीप में, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु भी यहीं पर है, जिसका नाम है मैरियाना गर्त या मृत सागर। याद रखना क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि सर मृत सागर। और याद रखना कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है आपके बुर्ज खलीफा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बुर्ज खलीफा। क्या कहेंगे? बुर्ज खलीफा। लिखिए विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची टॉप 10 इमारतों की सूची में टॉप 10 इमारतों की सूची में एशिया महाद्वीप की 9 इमारत शामिल हैं। एशिया महाद्वीप की 9 इमारत शामिल हैं। विश्व की जो टॉप 10 इमारत हैं ऊंचाई के आधार पर, उनमें एशिया महाद्वीप की कितनी इमारत शामिल हैं? तो 9 इमारत शामिल हैं। आगे लिखिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एशिया महाद्वीप में ही है। लिख देना बुर्ज खलीफा। जी हाँ, नंबर फर्स्ट। और नंबर 2 डाल करके लिख देना शंघाई टावर। क्या लिख देंगे? शंघाई टावर। सबसे ऊंची इमारत नंबर 1 बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है। और नंबर दूसरा क्या लिख देंगे?
दूसरा लिख देंगे संघाई टावर। जी हां, संघाई टावर। क्लियर हुआ। और याद रखना कि विश्व के जो 10 जो टॉप मॉल हैं, वो 10 के 10 टॉप हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। जी हां, शॉपिंग मॉल की बात कर रहा हूं कि जब चर्चा की जाए कि बताइए विश्व के टॉप 10 शॉपिंग मॉल कहां पर हैं, तो वो 10 के 10 जो मॉल हैं वो हमारे एशिया महाद्वीप में हैं। क्या कहेंगे कि 10 ऊंची टॉप 10 बिल्डिंगों में से कितनी बिल्डिंग हैं? आप कहोगे कि सर 9 बिल्डिंग हमारे एशिया महाद्वीप की हैं। आपसे यदि चर्चा करता है कि टॉप 10 जो शॉपिंग मॉल हैं उनमें से एशिया महाद्वीप के कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 10 के 10 मॉल जो है ना वो हमारे एशिया महाद्वीप के ही हैं। लिखिए, क्या लिखेंगे? दुनिया के टॉप 10 बड़े शॉपिंग मॉल, दुनिया के टॉप 10 बड़े शॉपिंग मॉल एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। लिखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल लिख दीजिए, न्यू साउथ मॉल चीन में है। क्या लिखेंगे? न्यू साउथ मॉल। कहां पर कर देंगे इसको? चाइना में कर देंगे, चीन में कर देंगे। क्लियर हुआ ना? क्या कहा है मैंने कि टॉप 10 बड़े शॉपिंग मॉलों की जब बात की जाए तो कहां पर है? आपके एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में आप कहोगे कि सबसे बड़ा मॉल जो है वो कौन सा है, तो आप कहोगे न्यू साउथ मॉल है, जो कहां पर है आपका? आप कहोगे कि सर चाइना के अंदर है, चीन के अंदर है। कहां पर है? चीन के अंदर है। क्लियर हुआ? ठीक सर, आगे लिखो, क्या कहेंगे? यहां तक सारी बातें क्लियर है ना? बिल्कुल सर, सारी बातें क्लियर हैं। चलो तो नदी और झीलों की बात कर लेते हैं। लिखो, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, लिखिए यांगटीसी क्यांग नदी। यांगटी सी क्यांग नदी, याद रखना चाइना के अंदर बहती है। जो एशिया महाद्वीप की कैसी है? आप कहोगे कि सर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी क्यांग नदी। कहां पर है? आप कहोगे कि सर चीन में बहती है। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल, लिख दीजिए अदन। कहां पर पड़ता है? आप कहोगे कि सर यमन देश के अंतर्गत है, यमन द्वीप पर है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल है।
आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। क्या बोल रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, लिखिए पैगांग झील। कौन सी है? पैगांग झील है। कहां पर है? आंसर लिख देना, तिब्बत में है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। कौन सी है? पैगांग झील है। कहां पर पड़ती है? तो याद रखना कि तिब्बत के अंदर पड़ती है। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। क्या लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो हम झील लिखेंगे वो लिखेंगे कैस्पियन सागर। कौन सी झील लिखेंगे? कैस्पियन सागर। जी हाँ, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो हम झील लिखेंगे उसके आगे लिख दीजिए कैस्पियन सागर। यह सबसे बड़ी झील है। और सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो आप कहोगे कि सर सबसे ऊंची खारे पानी की जो झील है उसका नाम है पैगांग झील। जी हाँ, कौन सी झील? पैगांग झील। आगे लिखिए, सबसे गहरी झील के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लिखिए, एशिया महाद्वीप में स्थित, एशिया महाद्वीप में विश्व की, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी झील। तो याद रखना कि इसका जो नाम होगा वो होगा, प्रिय छात्रों, बैकाल झील। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होगी? तो याद रखना कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी जो झील होगी वो होगी कौन सी? आपकी बैकाल झील। आगे लिखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। क्या कहेंगे कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या लिखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा है। याद रखना, यह संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश में बनता है। कहां पर बनता है? तो नीचे लिख देना कि भारत प्लस बांग्लादेश में बनता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है प्रिय छात्रों, जो कहां पर बनता है? भारत और बांग्लादेश में बनता है। आशा करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। यहीं पर लिख देना थोड़ा सा जापान के बारे में कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आशा करता हूं कि यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपने साथ साथ नोट भी की होंगी, और जो बातें मैंने आपको समझाई थी वो सारी बातें आपके समझ में भी आ गई होंगी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, बिल्कुल नया कंटेंट हम आपको देंगे, नए आंकड़ों पर आधारित आपको जीके करवाई जाएगी। चाहे आपकी हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे ज्योग्राफी का टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी का टॉपिक हो, हमारी जो विषय विशेषज्ञों की टीम है वह अपने आप में एक सुदृढ़ और मजबूत टीम है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, शुरू से देखते चलिए और लिखते भी रहना यदि किसी ने नहीं लिखा हो तो, कि सबसे पहले मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि ये जो संरचना है ये संरचना ग्लोब की है। ग्लोब के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो निर्माण किया था, इसका निर्माण किया था जॉर्ज बेहेम ने। कि ग्लोब का आविष्कार करता कौन था या ग्लोब को किसने बनाया था, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि ग्लोब का आविष्कार करता या ग्लोब का निर्माण करता जो था वो था कौन, जॉर्ज बेहेम। और इसके बाद में ये भी याद रखना कि ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप मैंने किस प्रकार से बनाए हैं, ऐसे ही आपको भी पता होने चाहिए, आपको भी याद होने चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये जो मैंने क्रम बोला है यह क्रम आकार के अनुसार एक सही क्रम है। क्लियर है? इसके बाद में आगे मैंने ये कहा है कि 5 महासागर, 7 महाद्वीप हैं, 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। यहां से आगे क्या चर्चा की थी हमने कि जो आपका अल्फ्रेड वेगनर है, जर्मन से थे, इन्होंने किस प्रकार से ये बातें बताई हैं कि पेंजिया क्या था, पेंथालासा क्या था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड 2 भागों में टूट गया, बीच की जो जल संधि पैदा हुई उसे टेथिस सागर कहा है। उत्तरी महाद्वीप के जो भाग हैं, उत्तरी महाद्वीप जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं वो अंगारा लैंड का हिस्सा हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं। यहां से आगे फिर हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा कर दी है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना कि उत्पत्ति कहां से हुई है कि हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आंसू। सबसे पहले उपयोग में किसने लिया था एशिया शब्द, आप कहोगे कि सर यूनानियों ने लिया था। कुल क्षेत्रफल के 29.5% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। यहाँ से आगे क्या करते हैं कि एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है, पहले चीन हुआ करता था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो देश है वो मालदीव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। इसे सभ्यताओं की जननी या सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया का सबसे उत्तरी जो देश है वो सबसे उत्तरी देश कौन सा है, रूस है। सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। सबसे पूर्वी देश भी इंडोनेशिया करना है। सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है, कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो याद रखना माउंट एवरेस्ट है। और यहीं पर आप लिख देना कि सबसे बड़ा पठार और सबसे ऊंचा पठार। तो सबसे बड़ा पठार की यदि वो बात करता है तब तो आपको उत्तर देना है कि तिब्बत का पठार। क्या कहेंगे, तिब्बत का पठार। और यदि वो हमसे सबसे ऊंचा पठार पूछता है तब आपको उत्तर देना है पामीर का पठार। जी हाँ, किसका पठार, पामीर का पठार। और पामीर के पठार को क्या कहते हैं, तो याद रखना कि पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। सबसे बड़ा पठार यदि पूछता है तो आंसर देना है तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा पठार यदि पूछता है तो उत्तर देना है पामीर का पठार। और पामीर के पठार को क्या कहते हैं, तो विश्व की छत कहते हैं। सबसे गहरा बिंदु जो है वो मैरियाना गर्त या मृत सागर है। टॉप 10 में हमारे एशिया महाद्वीप की कितनी बिल्डिंग आती हैं, तो 9 इमारत हैं। सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर। इसके बाद में संघाई शहर है। और याद रखना कि टॉप 10 जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं इनमें 10 के 10 हमारे एशिया महाद्वीप में हैं। और सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वो न्यू साउथ शॉपिंग मॉल है। कहाँ पर है, चाइना के अंदर है।
इसके बाद में ये बातें मैंने आपको बताई दी हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग है, सबसे शुष्क स्थान जो है वो अदन है। अगली कंडीशन, सबसे ऊंची खारे पानी की जो झील है वो पैगोंग झील है तिब्बत में। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और जापान को उगते हुए सूर्य का क्या कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी की सारी बातें आप सबके समझ में अच्छे से आई होंगे, सभी नोट्स यथावत रूप से बना रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।